हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कल जो मैंने आपको टॉपिक बताया था वो भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। आज मैं उसी टॉपिक को आगे जारी करने जा रही हूँ। ठीक है, आगे उसी टॉपिक के बारे में है कि संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में जो भाग हैं, मतलब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, और अनुच्छेद कितने थे? 395। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस टाइम अनुसूचियां कितनी थी? 8। यानी कि ये मूल रूप से 22 भाग थे और मूल रूप से ही 395 अनुच्छेद थे और मूल रूप से ही 8 अनुसूचियां थी। धीरे धीरे इनमें कुछ संशोधन हुआ, कुछ चेंज आए, बदलाव आए, कुछ इंक्लूड करा गया। तो मतलब 22 से जो भाग है वो 25 हो गए। ये 25 कैसे हुए? ये मतलब 22 के बाद 23 नहीं आया, 24 नहीं आया, मतलब 25 नहीं आया। वो कैसे हुए? कि मान लो 22 में 22 का जो 1 2 3 के बाद जो 4 पार्ट था, 4 में 4A लगा दिया गया। जो 9 पार्ट था, 9 में एक और ऐड कर दिया गया। जो 14 पार्ट था, 14 में एक ऐड और कर दिया गया। तो ऐसे ही सीक्वेंस में कितने हो गए? 25 हो गए। लेकिन अगर देखा जाए मूल रूप से तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। इसी तरह से अनुच्छेद जब संविधान बनकर तैयार हुआ 395 थे, लेकिन आज के टाइम में 448 हैं। इस तरह से अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी, 8 से सीधा 12 हो गई। उन 9 10 11 12 के बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों में क्या लिखा हुआ है। तो भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 2 3 4 4 अनुच्छेद हैं। और अनुच्छेदों में क्या दे रखा है, क्या है इन अनुच्छेद में? तो इन अनुच्छेद में देश की जानकारी दे रखी है। ठीक है, यानी कि भारत देश की जानकारी दे रखी है। उसके बाद है, अब भारत देश में जो जानकारी है वो किस चीज़ की दे रखी है। तो चलिए बात करते हैं। भारत देश में स्टेट की यानी कि राज्य की और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी दे रखी है। ठीक है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम से लेकर 30 अक्टूबर 2019 तक 29 राज्य रहे। देश आज़ाद होने से लेकर 2019 तक 29 राज्य रहे और यूनियन टेरिटरीज कितनी रही? 7 रही। कहने का मतलब है कुल मिलाकर 36 राज्य, मतलब 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर 36 थे। उसके बाद क्या हुआ? 31 अक्टूबर 2019 में इसमें कुछ संशोधन हुआ। तो इसमें राज्यों की संख्या घटकर 29 से 28 हो गई, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो बढ़ा दिए गए, वो हो गए 9। कहने का मतलब अब भी ये 36 ही रहे। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़े टाइम बाद और संशोधन हुआ। 26 जनवरी 2020 में फिर से केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सोचा गया और इसमें कुछ बदलाव किए गए। राज्य कितने रहे? 28 ही रहे और केंद्र शासित प्रदेश कितने रहे? 36। तो मिलकर फिर भी क्या हुए? 36 ही हुए। ठीक है, तो पहले अनुच्छेद में देश की जानकारी दे रखी है, देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उसके बाद है बात आती है भाग 2 की। भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं। यानी कि भाग 2 में 5 6 7 8 9 10 11 तक अनुच्छेद दे रखे हैं। और इन अनुच्छेदों में किसकी जानकारी दे रखी है? इन अनुच्छेदों में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम जो देश के वासी थे वो भारत से पाकिस्तान चले गए। जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? जो भारत के लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान के लोग थे भारत आना चाहते थे, और जो भारत में थे वो कुछ समय पाकिस्तान में रहे, लेकिन बाद में ये कहने लगे कि हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम भारत में रहेंगे। तो उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है कि उनको किस तरह से नागरिकता मिलेगी, उन्हें क्या टर्म्स और कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो भारत देश के नागरिक विदेशों में रहकर मजदूरी कर रहे हैं, मतलब अपना काम कर रहे हैं विदेशों में जाकर, उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान दिए गए हैं कि उनको क्या टर्म्स और कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी भारत का नागरिक बनने के लिए। ठीक है, और वैसे तो अगर वो मतलब सेटल ही हो गए हैं फॉरेन कंट्री में तो उन्हें देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद बात आती है भाग 3 की। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दे रखे हैं और इन अनुच्छेदों में
किसकी जानकारी दे रखी है? फंडामेंटल राइट्स की, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की। अब देखिए, भारत का कोई भी व्यक्ति पैदा होने मात्र से ही उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, भारत का कोई भी बच्चा है, जब वो पैदा होता है, होने के बाद ही उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। स्वतंत्रता अधिकार है, जीने का अधिकार है, ठीक है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी फालतू बोलने, ठीक है। उसके बाद है इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि 7 मौलिक अधिकार भारतवासियों को प्राप्त थे, दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें संशोधन किया गया, जो 7 में से एक अधिकार जो है, मतलब वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। उस अधिकार को हटाकर हमने डाल दिया, मतलब हमने नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने डाल दिया इसे भाग 12 में, भाग 3 से उठाकर भाग 12 में डाल दिया। और भाग 12 में कौन सा अधिकार डाला? संपत्ति का अधिकार, जबकि ये हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन इसमें संशोधन किए गए, तो ये 3 से उठाकर सीधा बीच में डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार में। और कौन से भाग में? 12 भाग में, 12 भाग की 264 से लेकर 301 की अनुच्छेद में। ठीक है, उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद हैं और इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी दे रखी है। उसके बाद आगे चलते हैं भाग 5 की तरफ। भाग 5 में 52 से लेके 151 तक की जानकारी दे रखी है। अब 52 से लेके 151 के भी कुछ फर्दर पार्ट्स हैं, यानी कि भाग हैं। ये भाग ए है, यानी कि 1 है 52 से लेके 78 तक। अब इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी दे रखी है कि राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक है, इस तरह से उपराष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं, क्या पावर्स होती है, वो क्या कर सकता है। प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, इसको चुनने के लिए, प्रधानमंत्री चुनने के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, इसके प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी 52 से लेकर 78 अनुच्छेद में दे रखी है। उसके बाद भाग 79, ये दूसरा है, भाग 79 से लेकर 122, इसमें संसद की जानकारी दे रखी है। अब संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में मतलब कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी सीटें होती हैं, यानी कि वो सारी जानकारी 79 से 122 अनुच्छेद में भाग में दे रखी है। और 79 से 122 अनुच्छेद में क्या है? संसद के बारे में जानकारी, ठीक है, लोकसभा के बारे में जानकारी और राज्यसभा के बारे में जानकारी दे रखी है। उसके बाद है 123 में, ये भाग 3 है इसी का। 123 में अध्यादेश। अध्यादेश का यहाँ मतलब है कि अगर भारत में मतलब सत्र ना चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक ना चल रही हो, तो ऐसी कंडीशन में देश कौन चलाएगा? राष्ट्रपति चलाएगा, यानी कि जो उसकी देश को चलाने की पावर किसके हाथ में होगी? अध्यादेश, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में होगी। उसके बाद है 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुना देता है तो उसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लास्ट फैसला होता है और उस फैसले को आपको नहीं मानना होता है, चाहे वो आपके पक्ष में हो चाहे वो आपके विपक्ष में हो। अब उसके बाद है 148 से लेकर 151 तक, इसमें कैग नहीं, कैग, CAG, क्या है ये? कैग में, कैग का मतलब क्या है? ये कौन होता है? ये होता है कंट्रोलर, नोट कंट्रोल, कंप है ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो हमारा अनुच्छेद है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, कैग जो होता है एक व्यक्ति होता है, एक महालेखापाल होता है, जो इस बात का लेखा जोखा रखता है कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है और सरकार किन कामों में पैसों को खर्च कर रही है। ठीक है, सरकार अगर अच्छे काम में पैसा खर्च कर रही है
उसका लेखा जोखा इसके पास होगा। गलत कामों में लेखा जोखा कर रही है, उसका लेखा जोखा कैग के पास होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको, कैग को महालेखापाल कहा गया है। उसके बाद है भाग 6, ये हमारे भाग 5 के भाग थे 5। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 6 के बारे में। भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक की जानकारी दे रखी है। और इस अनुच्छेद में क्या जानकारी दे रखी है? राज्य की जानकारी। ठीक है, कि राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं, राज्यपाल होते हैं, इस तरह से जानकारी दे रखी है। उसके बाद है भाग 7। भाग 7 में 237 मतलब 237 और 238 दोनों में राज्य संबंधी जानकारी दे रखी थी। ठीक है, लेकिन 238 इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे अब खत्म कर दिया गया है, यानी कि निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद है 239 से लेकर 242 तक, इसमें यूनियन टेरेटरीज के बारे में जानकारी दे रखी है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय 7 यूनियन टेरेटरीज थी। उसके बाद थोड़े समय बाद क्या हुआ, 9 बनी, फिर उसके बाद 8 बनी। ये सब जानकारी दे रखी है। उसके बाद है भाग 9। भाग 9 में 243 अनुच्छेद है 243, इसमें पंचायत के बारे में जानकारी दे रखी है। पंचायत की जो जानकारी है, मतलब कि गांव के जो लोग हैं, आप उन्हें भी तो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। गांव में रहने वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था। गांव के लोग भी तो इंसान हैं, उन्हें भी तो सुख सुविधाएं लेने का हक है। तो गांव के लोगों के लिए पंचायत की सुविधाएं दी हैं, और ये जो पंचायत की सुविधाएं हैं ये 243A से लेकर 243O तक है। ठीक है, इस तरह से जिससे गांव में पंचायतों का निर्माण किया जाता है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इस तरह से शहरों में नगर पालिकाओं यानी कि नगर निगम का जो गठन है वो किया जाता है। 243A से है ये, और इसमें 243 नगर निगम क्या होता है? जैसे मतलब मैंने आपको पहले बताया था, गांव के लोगों के लिए पंचायत होती है, शहर के लोगों के लिए क्या होता है? नगर निगम होता है। और नगर निगम के पास जो ग्रांट्स है वो काफ़ी आते हैं, क्योंकि नगर निगम वहाँ बनाई जाती है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो। ठीक है, और नगर निगम का क्या काम होता है? नगर निगम का काम होता है सड़कें बनवाना, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा। ठीक है, और मतलब पार्कों में जो लाइटिंग वगैरह टूट जाती है उसकी सुविधाओं का सारा जो काम होता है वो नगर निगम के पास ही होता है। उसके बाद है इसी में ही है 243B, इसमें सरकारी समितियों के बारे में बताया गया है। आगे है 10वां भाग है हमारा 244, इसमें SC और ST के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ लोग SC थे, कुछ लोग ST थे, इन्हें मतलब हमारे जैसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। अब जो SC लोग थे, मैंने आपको कल बताया था, जो ऐसे लोग थे वो लोगों की तरह गांव में ही रहते थे। उन्हें मतलब उनका बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका खान पीन सब हमारी तरह था। लेकिन जो ST थे वो जंगलों में रहते थे। नॉर्मल सी बात है, जो जंगलों में रहेंगे उनका जीवन गांव में रहने वाले लोगों से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, उनका रहन सहन अलग था, उनकी बोलचाल अलग थी, उनका खाना पीना अलग था। तो भाग 244 में SC और ST लोगों के प्रशासन के बारे में, यानी कि उनके रहन सहन के बारे में, उनके बोलचाल के बारे में बात की गई है। उसके बाद भाग 11 है 245 से लेकर 263 तक, इसमें देश और राज्य के संबंध के बारे में जानकारी दे रखी है कि देश और राज्यों के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए। उसके बाद है 264 में से ये भाग है हमारा 12, इसमें 264 से 300A तक अनुच्छेद दे रखे हैं, और अनुच्छेद में वित्त और संपत्ति और सुविधाएं तथा वाद विवाद संबंधी जानकारी दे रखी है। अब जो हमारा ये संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का हमारा कानून है, ये हमारा था फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, लेकिन कुछ संशोधन किए गए, ये जो हमारा मौलिक अधिकार था ये उठाकर कहाँ डाल दिया गया? संपत्ति के अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, तो आज मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक के अनुच्छेद के बारे में बताया है। तो हम इसी टॉपिक को आगे जारी रखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।